आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी। कुछ यूँ हुआ था प्यार। अपनी सीट से उठकर मैं ट्रेन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। बाहर से आती ठंडी हवा के झोंके मन को ताज़ा कर रहे थे। बाहर आसमान में सूरज ढलने को था। मैंने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा तो शाम के 6 बजने को थे। मैं अभी सिंदूरी शाम को निहार ही रहा था कि मेरा ध्यान ट्रेन के दूसरे दरवाजे पर खड़े टीटी पर गया, जो किसी लड़की से लगातार टिकट के लिए कह रहा था और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश में लगी थी कि उसका पर्स चोरी हो गया है, जिसमें टिकट, पैसे और उसका मोबाइल था। लेकिन वो टीटी अड़ियल टट्टू की तरह उसकी कोई बात सुनने को राज़ी नहीं हो रहा था। मुझे उस लड़की का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आया। मैं पूरा माजरा जानने के लिए उस दरवाजे की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि उस लड़की की आंखों में आंसू भरे हुए थे। टीटी अभी अभी उसे अगले स्टेशन पर उतरने की ताकीद देकर गया था और बाकी सवारियों के पास जाकर टिकट चेक करने लगा। सभी सवारियों का ज़्यादातर ध्यान उस लड़की की तरफ ही था। मैं समझ रहा था कि इस समय वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी। तभी चाय वाला चाय चाय की आवाज़ लगाता हुआ डिब्बे में दाखिल हुआ। मैंने उसे कुछ रुपए पकड़ाए और उस लड़की को देने के लिए कहा, साथ ही उसे अपने बारे में बताने से भी मना कर दिया। मैं वापस ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उस चाय वाले ने उस लड़की को पैसे पकड़ा दिए। उसने शायद कुछ पूछना चाहा, लेकिन ट्रेन चलने की वजह से वो चाय वाला तेज़ी से उतर कर चला गया। वो लड़की काफ़ी देर तक हैरान नज़रों से डिब्बे में बैठे यात्रियों के चेहरे देख रही थी। शायद ही समझना चाह रही थी कि जिसने उसकी मदद की थी वो कौन शख्स था। टीटी ने उसकी रसीद काटी और हिदायत देकर चला गया। वो लड़की उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। तब तक ट्रेन बरेली स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। उसे शायद यहीं उतरना था। सामान लेकर तेज़ कदमों से वो ट्रेन से उतर गई और ट्रेन के चलने तक मैं उसे चोर नज़रों से ताकता रहा। ट्रेन में हुए वाक़ये की वजह से उसका चेहरा काफ़ी उदास लग रहा था और उसकी काली काली और बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से सूजकर थोड़ी और मोटी हो गई थीं। ट्रेन से उतरकर वो थोड़ी देर तक इधर उधर देखती रही, शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। फिर कुछ सोचकर स्टेशन से बाहर चल पड़ी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। ट्रेन ने हॉर्न दिया और धीमी धीमी रफ्तार से ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया। मैं उसे दूर होता हुआ देखता रहा। शाम के 7 बज रहे थे। ट्रेन ऑलरेडी 2-3 घंटे लेट चल रही थी। मुझे लखनऊ पहुंचना था और अभी लखनऊ पहुंचने में काफ़ी वक्त था। अगर ट्रेन और लेट हुई तो रात के 2 या 3 से पहले तो पहुंचने से रही। कुछ सोचकर मैं अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। मैंने अपना लैपटॉप खोला और कुछ मैसेजेस और मेल्स चेक करने लगा। तभी मेरा फ़ोन बजा। माँ का कॉल था। वो मेरी ट्रेन लेट होने की वजह से परेशान हो रही थी। माँ से बात करके एक बार फिर मैं लैपटॉप में लग गया। मेरे पापा की एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी थी लखनऊ में। पापा के साथ मिलकर मैं उनकी इस कंपनी में हाथ बटाता था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती जा रही थी, लेकिन न जाने क्यों उस लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। इस बात को कई महीने बीत चुके थे। मैं भी अपने काम में काफ़ी मशरूफ़ हो चला था। एक दिन अचानक फेसबुक चलाते हुए उसकी प्रोफाइल पिक मेरे सामने आ गई। ये वही लड़की थी। नाम था सुप्रिया। मैंने उत्सुकता से उसका अकाउंट चेक किया तो पता चला कि वो ग्रेजुएशन कर रही थी और शायद शायरी की बहुत शौकीन थी। मैंने बिना देर किए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और उसकी सभी शायरियों को लाइक किया। उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। पूरे 2 दिन के बाद मैंने देखा उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। धीरे धीरे मैसेजेस का सिलसिला चल निकला। उससे बात करके मेरा चेहरा खिला खिला रहता। न जाने कब वो मेरे दिल में उतरती चली गई। मैं उससे कब प्यार कर बैठा मुझे पता ही नहीं चला। मैं उससे मिलकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। एक दिन बातों बातों में पता चला कि उसका बर्थडे है और उसके बर्थडे पर उसके पापा ने पार्टी रखी थी। उसने चहकते हुए मुझे आने का इनविटेशन दिया तो मेरी जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई।
लखनऊ से बरेली तक की दूरी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि मैं ये दूरी तय न कर सकूं। उसके जन्मदिन पर जाने का मैं पूरा मन बना चुका था। मैंने कार निकाली और घर से चल पड़ा। अभी मैं लखनऊ में ही था कि मुझे याद आया कि मैंने उसके लिए कोई गिफ्ट तो लिया ही नहीं है। ये सोचकर मैंने कार रोड के एक साइड पर लगा दी और उसके लिए गिफ्ट लेने चला गया। गिफ्ट लेकर जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा उसके जन्मदिन की तैयारी काफ़ी धूमधाम से की गई है। मुझे देखते ही वो खुशी से चहक पड़ी। बड़े प्यार से उसने अपने सभी दोस्तों से मुझे मिलवाया। पिंक कलर के गाउन में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरा दिल किया कि मैं उसे अभी अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन इतने लोगों के सामने कुछ सोचकर मैं चुप रह गया। सभी केक काटने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद सुप्रिया ने केक काटा तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। मैं भीड़ में एक तरफ खड़ा मुस्कुराती हुई सुप्रिया को देख रहा था। तभी उसके पिता ने सभी मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए एक अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि वो इस मौके पर सुप्रिया की एंगेजमेंट कर रहे हैं, शहर के बड़े व्यापारी राम कुमार के बेटे आनंद से। तभी भीड़ में से एक गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा नौजवान भीड़ को चीरता हुआ सुप्रिया के पास आकर खड़ा हो गया। सुप्रिया के गालों की लाली और उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो भी उसे पसंद करती है। इसके आगे और कुछ भी देख पाना मेरे बस में नहीं था। मैं उसी वक्त कार लेकर वापस लखनऊ लौट आया। पूरे रास्ते सुप्रिया का चेहरा मेरे आगे घूमता रहा। इस बात को काफ़ी समय बीत गया था। अब मैं सुप्रिया के फ़ोन और मैसेजेस को इग्नोर करने लगा। मेरे चेहरे की उदासी देखकर माँ ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता। मेरी बहन ने एक दिन मेरे पास बैठते हुए पूछ ही लिया था, क्या हुआ भैया, आप उस फेसबुक वाली सुप्रिया के लिए परेशान हो? आप तो उस दिन उसके जन्मदिन पर भी गए थे। जब से वापस आए हो तब से परेशान हो। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, मैंने उसके इतने सारे सवालों का एक छोटा सा जवाब देकर चुप्पी साध ली। अब मैंने अपने आप को दिन रात काम में मशरूफ़ कर लिया था। इस बीच सुप्रिया के भी फ़ोन आने काफ़ी कम हो गए थे। मैंने अपने दर्द को कुछ कम करने के लिए डायरी लिखना शुरू कर दिया था, जिसे मैं हर किसी की नज़रों से छिपा कर रखता था। वक्त बीतता गया। घर वाले मेरी शादी के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगे। एक दिन मम्मी पापा ने मुझसे पूछ ही लिया कि अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो बता दो, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, क्या बताता उन्हें। मैंने सोचने के लिए कुछ समय मांगा तो पापा गुस्से में मुझे डांटने लगे, लेकिन माँ के समझाने पर शांत हो गए। एक दिन सुप्रिया का फ़ोन आया। बहुत दिनों बाद, न जाने क्यों, उसकी आवाज़ सुनने के लिए मन मचल उठा, लेकिन फिर भी मैंने उसका फ़ोन पिक नहीं किया। उसके किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। देर रात तक नींद जैसे मेरी आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। कुछ सोचकर मैंने अपना फ़ोन चेक किया। सुप्रिया की ढेर सारी मिस कॉल के साथ एक 40 सेकंड की वीडियो थी, जिसमें उसने मुझसे उसकी शादी में आने की रिक्वेस्ट की थी। साथ ही मेरे फ़ोन पिक ना करने पर नाराज़गी जताई थी। मैं बार बार उसकी वीडियो को देखता जा रहा था। उसकी शादी की बात सुनकर मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। अगले दिन मैंने खुद ही सुप्रिया को फ़ोन करके उसे उसकी शादी की बधाई दी तो वो चहकते हुए बोली, केवल फ़ोन पर बधाई देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ज़रूर आना होगा। मैंने बहाना बनाने की कोशिश की तो उसने अपनी दोस्ती की कसम दे डाली। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। जल्द ही वो दिन भी करीब आ गया जिस दिन सुप्रिया की शादी थी। मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर पहुंच गया। सुप्रिया एक कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। उसे देखते ही मेरी निगाहें उसके चेहरे पर अटक गईं। लाल जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज वो खुश थी, बहुत खुश। उसकी खुशी देखकर मुझे तसल्ली हुई कि जिसे मैं प्यार करता हूँ आखिर वो खुश तो है ना। शादी की रस्में शुरू हो गईं और मैं लाचार सा बैठा सब कुछ देख रहा था। पंडित जी ने फेरों के लिए वर वधू को खड़े होने के लिए कहा। अभी सुप्रिया और आनंद फेरों के लिए खड़े ही हुए थे कि आनंद के पिता ने उसे फेरे लेने से रोक दिया। ये सब देखकर मेरे साथ साथ बाकी सब लोग भी थोड़ा हैरान हो गए। सुप्रिया के पिता घबराते हुए हाथ जोड़कर आनंद के पिता के पास आकर खड़े हो गए। अचानक ही उन्होंने सुप्रिया के पिता से 4 लाख रुपए की मांग रख दी। उनकी इस अनचाही डिमांड से सब लोग सकते में आ गए।
सुप्रिया के पिता ने आनंद के पिता के आगे हाथ जोड़ दिए, लेकिन वो अपनी जिद पर जैसे अड़ चुके थे। सुप्रिया ने आनंद से उसके पापा को रोकने के लिए कहा, लेकिन आनंद ये कहकर चुप हो गया कि वो अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। सुप्रिया के पिता आनंद के पिता के सामने हाथ जोड़ रहे थे, अपनी मजबूरी बता रहे थे, लेकिन वो अपनी डिमांड पूरी ना होते देख मंडप छोड़कर जाने की धमकी देने लगे। अब सुप्रिया की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी छलकने लगा और उसने आनंद और उसके पिता को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता था, उसकी और उसके परिवार की इतने लोगों के सामने बेइज्जती होते मैं नहीं देख सकता था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सुप्रिया का हाथ पकड़ा और मंडप तक ले गया। पंडित को मंत्र पढ़ने को कहा, उसका हाथ पकड़कर फेरे लिए और मांग भर दी। सुप्रिया मुझे एकटक देखे जा रही थी। मैं सुप्रिया को लेकर उसके पिता के पास पहुंचा, जो मैरिज हॉल के एक कोने में उदास बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया और सुप्रिया को हमेशा के लिए अपनी नज़रों से दूर हो जाने के लिए कह दिया। सुप्रिया अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन सब कुछ बेकार। सब मेहमान जा चुके थे। सुप्रिया के मम्मी पापा भी चले गए। सुप्रिया बहुत देर तक वहीं बैठी रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं और क्या जो कदम मैंने उसकी भलाई के लिए उठाया था उसका ये हश्र होगा, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरे दोस्त शिवम ने समझाया। फिर कुछ सोचकर सुप्रिया मेरे और शिवम के साथ कार से मेरे घर लखनऊ आ गई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो हैरान नज़रों से देखती रह गई। सुप्रिया को लेकर मैं घर में दाखिल हुआ। सब हैरान थे। माँ गुस्से में थी। पापा ने कुछ नहीं कहा। मेरी बहन कनू सुप्रिया को मेरे कमरे में ले गई। कई दिनों तक घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन धीरे धीरे माँ का गुस्सा भी शांत हो गया। अब सुप्रिया परिवार में घुलने मिलने लगी थी, लेकिन मेरे और सुप्रिया के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। सुप्रिया अपने माता पिता से दूर होने की वजह मुझे ही मानती थी। मैं उसके सामने जाने से कतराता रहता। मैं हर सुबह उसके जागने से पहले ऑफिस चला जाता और देर रात तक घर आता। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो देखा आज माँ की बजाय सुप्रिया मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरे लिए खाना गर्म किया और मेरे साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मैं तुम्हें गलत समझती रही अरुण। तुम तो बस मेरी मदद ही करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थीं। इतना कहकर वो चुप हो गई। मैं चुपचाप खाना खाता रहा। अगले दिन संडे था। मैंने सुप्रिया से कहा, तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। फिर मैं, सुप्रिया और मेरी बहन मार्केट चले गए। सुप्रिया की नाराज़गी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। उसके चेहरे पर हंसी देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। अचानक मुझे पता चला कि सुप्रिया के पिता को हार्ट अटैक आया है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और उनकी मदद के लिए बरेली पहुंच गया। वो अस्पताल में भर्ती थे। पहले तो वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय के हालात अलग थे। मैंने दिन रात उनकी सेवा की। अब तक वो भी समझ चुके थे कि मैंने जो कुछ भी किया वो केवल उनके सम्मान के लिए था। मैं घर वापस आया तो सुप्रिया का एक बदला हुआ रूप मेरे सामने था। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने मेरी लिखी डायरी मेरे सामने कर दी। मैं समझ चुका था कि वो मेरे दिल की हर बात जान चुकी है। उसने रोते रोते कहा कि तुमने हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश की और मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही। उस दिन ट्रेन में मदद करने वाले भी तुम ही थे और तुम मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते रहे। मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे मम्मी पापा की कितनी मदद की, जबकि उन्होंने तुम्हारा कितना अपमान किया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं उसकी सिसकियों को साफ सुन पा रहा था। उसके आंसू मेरी शर्ट को भिगो रहे थे। मैंने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया और कहा, भूल जाओ सुप्रिया जो हुआ, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी नई से नई कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।